स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि अपने क्लाइंट के बारे में कैसे जानते हैं, उसे कैसे असेस करते हैं। ठीक है, और अब हम कंटिन्यू करेंगे एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी से। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंस मीन्स टॉपिक इज बेसिकली है कि आप ऑडिट अपनी ऑडिट में इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है ये देखते हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स दैट you don't have a relationship with the client that may affect your audit work. इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि आपका क्लाइंट से किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव रिलेशनशिप विद क्लाइंट जो आपके ऑडिट वर्क पे अफेक्ट कर सके। ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट यू कैन लुक एट फैक्ट्स द क्लाइंट प्रेजेंट्स एंड रिव्यू देम। ठीक है, यानी कि आप जो भी आपका क्लाइंट फैक्ट्स जो प्रेजेंट कर रहा है आप उसको रिव्यू कर सकें, आप उसको उसकी जांच पड़ताल कर सकें। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आपका कोई ना कोई रिलेशन होगा अपने क्लाइंट के साथ, तो उससे क्या है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगी। ठीक है, कोई किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, या हो सकता है आप उससे या आपकी ऑडिट फर्म उससे कोई बेनिफिट ले रही हो, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी वाला जो आंसर है ये कंप्लीट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंस में क्या किस तरह से हो इंडिपेंडेंस होती क्या है। Here are some examples of situations that can lead to an actual or perceived lack of independence. ये कुछ situations हैं जिसमें आपकी independence या तो in actual या फिर perceive करती है कि आपकी जो independence नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब perceive मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप लोग इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे। ये कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं? लाइक someone immediate family member working for potential client, जो आपका क्लाइंट है जो आपसे ऑडिट करवाना चाह रहा है। ठीक है, आपका कोई फैमिली मेंबर उस क्लाइंट के बिजनेस में उसमें काम करता है। ठीक है, किसी भी तरह से उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। सेकेंडली, यू कैन नॉट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट योर ऑडिटिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फर्म की जिस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जाहिर है, एक चीज़ आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसकी ऑडिटिंग किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर आप कोई ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। देन आप या आपकी ऑडिट फर्म में से कोई बंदा, ठीक है, इसी आपके क्लाइंट की कंपनी में बिजनेस में मैनेजमेंट कैपेसिटी में सर्व करता रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या करती है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग करती है। तो अगर आप या आपकी ऑडिट फर्म से कोई एम्प्लॉय कोई पर्सन इस कंपनी का इस कंपनी के मैनेजमेंट में काम करता रहा है, तो जाहिर है उसके डिसीजन मेकिंग में उसका किरदार होगा, तो उसको भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस वहां पर नहीं रहती फिर। देन कोई पर्सन वहाँ उनका स्टॉक ओन करता है, उस कंपनी के शेयर उसने परचेज किए आपके ऑडिट फर्म में से, तब भी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। सेकेंडली, आपने जो हैविंग लोन टू और फ्रॉम द पोटेंशियल क्लाइंट, अपने उस क्लाइंट से आपने लोन लिया हुआ है, या आपकी फर्म में से किसी ने लोन लिया हुआ है, या उसको लोन दिया हुआ है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, या फिर आपकी ऑडिट फर्म का एक जो हाई परसेंटेज है, लार्ज परसेंटेज ऑफ योर फर्म्स ओवरऑल रेवेन्यू, जो आपकी फर्म का एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है, वो उस पर्टिकुलर फर्म से आता है। यानी कि आपकी टोटल अर्निंग लेट से 20 लाख है, तो उस फर्म से 8-10 लाख रुपए आपके आ रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूटर है। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ इतने ही नहीं है। ये कहते हैं कि द की इज दैट द ऑडिटर मस्ट बी अनबायस्ड। ऑडिटर को अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर होकर काम करना चाहिए, एंड अवॉइड एनी एंगेजमेंट्स को, इस तरह के किसी भी एंगेजमेंट से अवॉइड करना चाहिए जो उसे लीड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। यानी कि ऑफ द
लीड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू क्वेश्चन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। आपको इस तरह के किसी भी एंगेजमेंट से अवॉइड करना चाहिए जिसको देखकर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है वो कह सके कि यार कि हमें ये चीज़ फेयर नहीं लग रही, ठीक है, वो इस पे कुछ सवाल उठा सके। तो आपको ऐसे एंगेजमेंट से बचना चाहिए, और यहाँ एंगेजमेंट से मुराद है ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। अच्छा जी। अब थर्ड पार्टीज क्या होती हैं? टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम, कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जिनका आप ऑडिट कर रहे हैं उनसे आपका वहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। यू हैव टू लुक एट एनी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन योर क्लाइंट में हैव बीन पार्ट ऑफ। इफ योर पोटेंशियल क्लाइंट हैज मटेरियल इंटरेस्ट इन अदर क्लाइंट्स योर फर्म रिप्रेजेंट्स, यानी कि आप आपका जो क्लाइंट है उसका उस पर्टिकुलर फर्म के साथ इंटरेस्ट है जो कि आपकी ऑडिट फर्म का कोई ऑनर या कोई मेंबर जो है वो उसको ओन कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसको प्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। तो आपको ऐसे एंगेजमेंट से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं उनकी आपस में ट्रांजेक्शन होती ही हैं। लाइक आप लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, तो हो सकता है आप अपने ही किसी पर्सन से, अपने भाई से, अपने कज़न से, किसी से ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको प्रॉपरली जो होता है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि इतनी परसेंटेज ऑफ शेयर जो है या इतनी परसेंटेज ऑफ मटेरियल जो है ये आप लोग इस पर्टिकुलर पर्सन से ले रहे हैं, ठीक है। या अगर उसी की कोई सब्सिडी है, तो एक छोटी कंपनी भी है उसकी, एक आपके क्लाइंट की, तो उनकी जो आपस की ट्रांजैक्शन है उसकी भी प्रॉपरली रिपोर्टिंग होती है, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन आई डोंट नो ऑफर्स मी 3000 फॉर माय यूज्ड कार। एक कोई एक अननोन पर्सन मुझे मेरी गाड़ी का $3000 ऑफर देता है एंड आई सेल इट टू माय ब्रदर फॉर द सेम अमाउंट, लेकिन मैं यही गाड़ी इसी अमाउंट पे अपने भाई को सेल कर देता हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है। इसमें आप इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसमें फर्म क्यों रहती है कि यही पार्टीज जो है वो किस तरह से आपस में डील कर रही हैं, कि कोई बेनिफिट तो नहीं दे रही कहीं एक दूसरे को। देन ये कुछ टर्म्स हैं, एफिलिएशन तो नहीं है, ऑनरशिप इंटरेस्ट ना हो, प्रिंसिपल ऑनर मैनेजमेंट में ना हो, इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है उसके ऑनर्स में ना हो, वोटिंग स्टॉक होल्डर में ना आता हो, ठीक है। देन कोई किसी किस्म का लोन तो नहीं प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। लोन्स मेड विद नो पेपर वर्क स्टिपुलेटिंग द लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड लोन टर्म्स। आप एक फर्म किसी को लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, बगैर किसी पेपर वर्क के, बगैर किसी डिटेल्स के, ठीक है, बगैर बगैर किसी रूल्स के, तो इसको नज़र में रखना पड़ता है। लोन्स इन विच द इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द मार्केट रेट, या वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड पार्टी को, लेकिन किस तरह से कर रहा है, लेस देन मार्केट रेट में। मार्केट 20% पे चल रही है, वो उसको 5% पे ऑफर कर रहा है। तो इसको इससे क्या होता है कि वो कोई ना कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन जिसको बियर कौन कर रहा होता है, बियर इस फर्म के सारे ऑनर बियर कर रहे होते हैं। अच्छा जी। इसके बाद है जी इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। यू हैव टू जज ए क्लाइंट्स अकाउंटिंग कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। एक एंगेजमेंट को, एक ऑडिट एंगेजमेंट को, या किसी भी तरह एंगेजमेंट को, ऑडिट हो, एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, टेस्टेशन एंगेजमेंट हो, इसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपके क्लाइंट मीन जो आपसे ऑडिट करवाना चाह रहा है, क्लाइंट की अकाउंटिंग कॉम्पिटेंस कैसी है, और सेकेंडली उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि उनकी अकाउंटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उनकी इंटेग्रिटी बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है या बुरी है, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, उनकी इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आप उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए ऑडिट का। अब इंटेग्रिटी कैसे मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली? हियर आर सम रेड फ्लैग्स टू लुक फॉर व्हेन इवैल्यूएटिंग ए कंपनीज इंटेग्रिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आप इंटेग्रिटी को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि
एक फर्म में कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, ठीक है, और वो कितने जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि जो जो की पोजीशंस हैं, यानी कि जो आप इनके में अकाउंटेंट्स होते हैं, मेन मैनेजर्स होते हैं, ये जो पोजीशंस हैं, ये कितनी जल्दी जो है क्या इनका टर्नओवर आ रहा है, कितनी जल्दी ये लोग चेंज होते जा रहे हैं। अगर तो ज़्यादा लोग चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि यार हो सकता है कि इस फर्म के साथ, बल्कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो कंपनी है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही, ठीक है। जो भी अकाउंटेंट लेट से आता है वो काम करना चाहता है, कंपनी उससे अपनी मर्जी की कुछ रिक्वायरमेंट्स रखती है कि इस तरह नहीं बल्कि इस तरह से आप अकाउंट्स में डिटेल्स लिखें, इस तरह से लिखें। तो क्या होता है, वो लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं कि यार नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लेम जो है वो आपके अकाउंटेंट पे भी आ सकता है कि और अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया है। तो अगर एक फर्म का टर्नओवर ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं आप। देन रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है, उसकी नोहाउ कैसी है, जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है वहाँ पे उसकी रिप्यूट कैसी है। अगर तो वहाँ पर उसकी रेपुटेशन अच्छी है, फिर तो इसका मतलब है उसकी इंटेग्रिटी बेहतर है। अदरवाइज उसकी इंटेग्रिटी ठीक नहीं है, आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। देन लास्ट रूट्स, आप देखते हैं कि क्या कोई अ, इस फर्म के साथ कोई इन पे केसेस तो नहीं चल रहे किसी किस्म के, और अगर केसेस चल रहे हैं तो आप बेसिकली उसकी नेचर देखते हैं कि किस किस्म के चल रहे हैं, ठीक है। तो वो उससे वो उसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। लेट्स से अगर तो किसी ने इनकी पेमेंट्स नहीं की, फिर तो ठीक है, आप कहते हैं कि यार हाँ, ये तो इनका हक बनता है, इन्होंने केस किया हुआ है। लेकिन अगर कोई फर्दर किसी और ने इन पे केस किया हुआ है जो कि वाकई ही इनकी गलती है और वो एक बेसिकली मेजर सेटबैक है, तो उसकी बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि यार इन इस फर्म की इंटेग्रिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है। देन उस फर्म का एटीट्यूड देखते हैं, उनके मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखते हैं कि क्या वो ऑडिट करवाना चाह भी रहे हैं या नहीं ऑडिट करवाना चाह रहे। लेट्स से कि जो उनका मेंबर आपसे मिल रहा है इस पर्टिकुलर मीटिंग कर रहा है ऑडिट से रिलेटेड, वो तो आपसे मीटिंग कर रहा है, लेकिन जब आप उस फर्म में जाते हैं उसके एम्प्लॉय मैनेजमेंट को देखते हैं, तो उनका कोई एटीट्यूड इतना मुनासिब नहीं होता, ठीक है। देन एटीट्यूड टुवर्ड पेइंग टैक्सेस, कि इस फर्म का, जो आपके क्लाइंट है उसकी फर्म का टैक्सेस से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है, क्या वो प्रॉपरली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली टैक्स पे नहीं कर रहे या उसमें कोई चेंजिंग्स करना पड़ रही हैं, गवर्नमेंट कहती है लेट्स से उन्होंने 1 लाख टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं आपका तो 3 लाख बनता था, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं, ये कम अपनी रेवेन्यू शो कर रहे हैं और कम टैक्सेस दे रहे हैं इस वजह से। जब कम रेवेन्यू शो कर रहे हैं, इसका मतलब है इनकी स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई इशूज लाजमी है। देन कॉम्पनसेशन, आप देखते हैं कि ये जो इसके मेंबर्स हैं, इस फर्म के मेंबर्स जो हैं, ठीक है, ये जो या जो डायरेक्टर्स हैं, वो कितनी पेज ले रहे हैं, अप्रोप्रिएट पेज ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा पेज ले रहे हैं। देखें ऑडिट फर्म, पब्लिक ऑडिट ऑडिट जो होता है, एनुअल ऑडिट जो होता है, वो मोस्टली पब्लिक जो फर्म्स होती हैं, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, वो करवाती हैं, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ लोगों के पास उनके शेयर्स होते हैं, लेकिन वो सारे लोग इसको मैनेज नहीं कर रहे होते, इनके डायरेक्टर्स वगैरह इनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कॉम्पनसेशन में, क्या वो डायरेक्टर्स अप्रोप्रिएट कंपनसेशन ले रहे हैं, पेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है। उसमें ये होता है अगर तो वो अप्रोप्रिएट पेज नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है वो बाकी कुछ जगहों पे भी दाव लगा रहे होंगे, कोई बेनिफिट ले रहे होंगे फर्म में से। देन उनकी कॉम्पिटेंस कैसे चेक करते हैं, सिंपली उनकी आप देखते हैं कि मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल नॉलेज है उनका, उनकी मैनेजमेंट का वो किस तरह का है। जो मैनेज जिस मैनेजमेंट के अंडर लेट से उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो रही हैं, आप उनका नॉलेज देखते हैं, उनका फाइनेंशियल नॉलेज किस तरह का है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ से बेसिकली आप उनकी कॉम्पिटेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। देन आता है जी असेसिंग व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। तो किस तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड की जा रही हैं आपसे, आपके क्लाइंट के थ्रू। ये तो आप जब स्टार्ट में उनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो वहीं से आप जान को पता लगने लग जाता है कि आपका क्लाइंट आपसे किस तरह की सर्विसेज लेना चाह रहा है, ठीक है। और आप उस दौरान उसे बता भी सकते हैं कि हम जो है, हमारी फर्म जो है वो इस तरह का, इस नेचर का ऑडिट परफॉर्म करती है, ठीक है। लेट्स से क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे वैल्यूएशन कर दें फिजिक एंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री की, कि आप
कि हमारे पास कितनी फिजिकल इन्वेंट्री अवेलेबल है, हमें ये ऑडिट परफॉर्म कर दें आप। सिर्फ किससे रिलेटेड? वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री, कि आपके पास जो फिजिकल इन्वेंट्री पड़ी एंडिंग में, उसकी क्या वैल्यूएशन है, इससे रिलेटेड ऑडिट करवाना चाह रहा है आपसे। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता क्यों है? लेट्स से कोई एक लेंडर है, एक बैंक है या कोई और लेंडर है, वो इन्हें लोन प्रोवाइड करना चाह रहा है। तो वो देखता है कि यार इनकी जो इन्वेंट्री किस लेवल की है, उसकी क्या वैल्यू है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है। तो वो बेसिकली उसकी बेस पे लोन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है जी टेलरिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि ऑडिट किस नेचर का होगा, ठीक है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, क्या एक्सटेंट होगी उसकी, ठीक है, उसकी डेप्थ क्या होगी। नेचर में आप बेसिकली प्रोसीजर्स लिखते हैं। लेट्स से आप उन्हें कहते हैं कि हम लोग, अगर आपने इस चीज़ का ऑडिट करवाना है तो हम वॉचर्स के थ्रू काम करेंगे, हमें ये वॉचर्स चाहिए, ठीक है, जो ये मटेरियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या आप उन्हें कहें कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो हमें ये फॉर्मेलिटी हमारी पूरी करें, हम विजिट करेंगे, हम काउंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। आप उन्हें बेसिकली प्रोसीजर बताते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू आप उनको ऑडिट परफॉर्म करेंगे, ऑडिट या जो भी वो अश्योरेंस सर्विसेज रिक्वायर कर रहे हैं। देन आप उन्हें टाइमिंग बताते हैं। टाइमिंग एड्रेसेस व्हेन यू डू द ऑडिट प्रोसीजर्स, के आप ये ऑडिट प्रोसीजर कब करेंगे, बैलेंस शीट बनने के बाद करेंगे, बैलेंस शीट बनने से पहले करेंगे, या बैलेंस शीट बनने के दौरान करेंगे। देन आप एक्सटेंड बताते हैं कि किस हद तक आप जो है उनके रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यू आर चेकिंग आउट परचेजेज, यू डिसाइड हाउ मेनी परचेज इनवॉइसेज यू नीड टू वॉच, कि आप परचेजेज चेक कर रहे हैं तो किस हद तक जो वॉचर्स हैं, इनवॉइसेज हैं, उनको वॉच करेंगे, यानी कि उन इनवॉइसेज को साथ अटैच करेंगे, किस हद तक वो डिपेंड करता है कि अ, कितने जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, मटेरियल मीन कि जिनकी वर्थ ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें होंगी 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, लेकिन ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू उस फर्म के हिसाब से ज़्यादा होती है, ठीक है। बड़ी फर्म में हो सकता है उसमें लाखों की चीज़ें हों, करोड़ों की चीज़ें हों। छोटी फर्म है, उसके लिए क्या होगा, 1000 रुपए की चीज़ें मैटर करती है। बड़ी फर्म होगी, उसके लिए हो सकता है लाख रुपए की भी मैटर ना करती हो। तो बेसिकली इस तरह से ऑडिट किया जाता है। देन अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, प्रिपेयरिंग एंगेजमेंट लेटर। अब एंगेजमेंट लेटर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या चीज़ कवर करते हैं? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले आप एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस पर्टिकुलर ऑडिट का वो ये है कि हम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने ओपिनियन देंगे, ऑडिटर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इस ऑडिट में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मैनेजमेंट उस क्लाइंट की बिजनेस की मैनेजमेंट। लेट्स से वो आपको प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, उनके सोर्सेज प्रोवाइड करें, रिसीट्स प्रोवाइड करें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चाह रहे हैं आप, वो आप उसमें लिख सकते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, आप इसमें लिखते हैं कि जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, जो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं ऑडिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड, ऑडिटर उस पे फुलफिल होगा, देन कुछ लिमिटेशंस reasonable assurance regarding whether the financial statement are free from materials, एक लिमिट लगा रहे